हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जीवाणु कोशिका की संरचना। यानी कोई भी अगर बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया की यानी कि जीवाणुओं की संरचना कैसी होती है। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो कवर करा चुका है। बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने यही बताया था कि ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन्फेक्शियस होते हैं, बॉडी में कई सारे रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो ये चीज भी आपको पता है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसी भी जीवाणु कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो किसी भी जीवाणु की कोशिका की संरचना को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं या सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो हमको कई सारे पार्ट दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो दिखाई देता है वो है कैप्सूल। इसके बाद कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। फिर कोशिका द्रव्य होता है पूरे के पूरे कोशिका के अंदर, जीवाणु कोशिका के अंदर। फिर कोशिका द्रव्य के अंदर न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं या कि प्रारंभिक केंद्रक इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड पाए जाते हैं, ठीक है, कशाभिका पाई जाती है और पीली पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि बैक्टीरिया की कोशिका की संरचना के अंदर देखने को मिलते हैं। तो किसी भी बैक्टीरिया की कोशिका की संरचना को अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरियल कोशिका की संरचना को आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसी भी बैक्टीरिया की संरचना में आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? कैप्सूल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कैप्सूल। आप देख भी सकते हैं जब भी आप किसी बैक्टीरिया की संरचना को देखते हैं, ठीक है, तो सबसे जो बाहरी आवरण आपको दिखाई देगा, मोटा और मजबूत आवरण जो दिखाई देता है ये होता है कैप्सूल, ठीक है। तो सबसे बाहरी वाला जो आवरण होता है ये क्या कहलाता है? ये होता है कैप्सूल। क्या होता है? ये होता है कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल जो है पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीवाणु कोशिका की संरचना में तो हमको कैप्सूल दिखाई देते हैं। कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ परजीवी जीवाणु जैसे कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो कि निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है। तो अगर कुछ परजीवी जीवाणुओं की हम बात करते हैं जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ऐसे जीवाणुओं में आप देखेंगे कि इनमें श्लेष्म का बना हुआ कैप्सूल जो है उपस्थित होता है और यह एक सुरक्षात्मक स्तर होता है। यह जो कैप्सूल की लेयर होती है, ये जो कैप्सूल की पूरी बाहरी लेयर होती है, यह एक सुरक्षात्मक लेयर होती है जो कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको प्रोडक्शन जो है प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैप्सूल जो है जीवाणु कोशिका के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो कि किसका बना होता है? ये बना होता है पॉलीसेकेराइड्स का। किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, ठीक है। ये जो कैप्सूल होता है ये हानिकारक रसायनों एवं पर्यावरण के प्रति प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से जीवाणु कोशिका की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो अगर विपरीत पर्यावरण की परिस्थितियां हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी ये बैक्टीरिया को सुरक्षित करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो कैप्सूल होता है ये जीवाणु कोशिकाओं के चारों तरफ पाया जाता है। और जैसे आप लोग कैप्सूल गोली भी देखते हैं तो कैप्सूल गोली के साइज की ही इनकी संरचना होती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो संरचना होती है, जैसे कैप्सूल की संरचना होती है, कोई आप लोग गोली भी कैप्सूल की लाते हैं तो उसमें भी आपको जिस प्रकार से कैप्सूल दिखाई देता है उसी प्रकार से यहाँ पे कैप्सूल की संरचना आपको दिखाई देती है। तो ये होता है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल की अगर हमने बात करें तो कैप्सूल जो है पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है और यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि किसी भी बैक्टीरिया को बाह्य परिस्थितियों से या विषम परिस्थितियों से सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी बैक्टीरिया के संरचना में कैप्सूल जो है बाहर की ओर पाए जाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आप पहला पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैप्सूल का। इसके बाद आप देखेंगे कोशिका भित्ति। किसी भी जीवाणु कोशिका की संरचना की अगर आप बात करते हैं तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है बेसिकली किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है किसी भी जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति, ठीक है। प्रत्येक जीवाणु कोशिका के चारों तरफ आप देखेंगे कि एक मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति की अगर आप साइज की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इनकी जो मोटाई होती है, ठीक है, इनकी जो मोटाई होती है वो 50 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी होती है? 50 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक जो है इनकी मोटाई होती है। और कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है इसका जो मेन काम होता है वो होता है कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जीवाणुओं को एक निश्चित आकृति भी प्रदान करती है कौन? सेल वॉल, ठीक है। और ये आंतरिक अंगों की रक्षा भी करती है। तो सेल वॉल के बारे में आपने देखा कि सेल वॉल जो है कैप्सूल के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल बोलेंगे। और सेल वॉल जो होती है ये एक सुरक्षात्मक आवरण ये भी होती है। और सेल वॉल का जो मेनली काम होता है वो होता है
किसी भी कोशिका को एक निश्चित जो है आकृति या आकार प्रदान करना। तो हमने देखा कि कोशिका भित्ति जो होती है, प्रत्येक जीवाणु कोशिका के चारों तरफ एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसकी मोटाई जो है 50 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है और ये जो है किसी भी जीवाणु कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल की परत के अंदर, ठीक है, कैप्सूल की परत के अंदर वाली ये जो लेयर होती है, ये होती है सेल वॉल। ये क्या होती है? ये होती है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो किसी भी कोशिका की संरचना में, किसी भी जीवाणु कोशिका की संरचना में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल की संरचना के अंदर जीवाणु की कोशिका में चारों तरफ जो है कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है अगला पॉइंट। अब इसके बाद कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कह सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु कोशिका में आप देखेंगे कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों ओर एक लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इस कोशिका झिल्ली में आप देखेंगे कि कोशिका द्रव्य की ओर कुछ अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम मीजोसोम कहते हैं और यही मीजोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के समान श्वसन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीवाणु की संरचना में आप देखेंगे कि कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति के अंदर एक लेयर होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, सबसे बाहर कैप्सूल की परत होती है, इसके अंदर होती है फिर क्या? सेल वॉल। ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया ये सेल वॉल है। फिर सेल वॉल के अंदर यानी कोशिका भित्ति के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसको आप सेल मेम्ब्रेन ना बोल करके हिंदी में आप लोग इसको कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे जो बाहरी लेयर होती है ये क्या होती है? कैप्सूल की लेयर होती है जो कि पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, जो कि सुरक्षात्मक आवरण होती है, जीवाणुओं के अंदर जीवाणुओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर इसके अंदर एक लेयर होती है जीवाणु कोशिका के चारों तरफ जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि जीवाणुओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। फिर कोशिका भित्ति के अंदर एक लेयर होती है, ठीक है, एक धसी हुई लेयर होती है उसके अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति के अंदर एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रकार से अंगुली नुमा प्रवर्ध जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम। जिसको हम क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। मीजोसोम। तो देखिए जीवाणुओं के अंदर जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? मीजोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मीजोसोम के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया जीवाणुओं के अंदर संपन्न होती है। तो मीजोसोम कहां पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली में एक अंगुली नुमा प्रवर्ध संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। तो चूंकि किसी भी जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पाए नहीं जाते हैं, किसी भी कोशिका के अंदर मोस्टली आप देखेंगे श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो जीवाणुओं की कोशिका में आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया तो पाई नहीं जाती है, तो श्वसन का काम कौन करता है? तो श्वसन का काम करता है मीजोसोम। तो मीजोसोम के द्वारा ही आप देखेंगे किसी बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? किसी बैक्टीरिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया जो है मीजोसोम के द्वारा होती है। तो आपको यह समझ में आ गया कि कोशिका की संरचना में आपको जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। तो कोशिका झिल्ली भी आपने देखा कि कोशिका भित्ति के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली में अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। और ये मीजोसोम श्वसन का कार्य करते हैं जीवाणुओं के अंदर। ठीक, कैसे करते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है उसी प्रकार से जीवाणुओं की कोशिका के अंदर मीजोसोम पाए जाते हैं और ये मीजोसोम जो है श्वसन वर्णक की तरह काम करते हैं यानी श्वसन की प्रक्रिया की तरह कार्य करते हैं। तो ये चीज भी आपको पूरा का पूरा कवर करते जाना है। अब इसके बाद आपको समझना है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली के अंदर एक रंगहीन और पारदर्शी कोशिका द्रव्य जो है पाया जाता है। इस कोशिका द्रव्य में लवण पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इसके अलावा कुछ कोएंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या दिखाई देगा? आपको 70S प्रकार का राइबोसोम दिखाई देगा
और मीसोसोम जो है पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में यूकैरियोटिक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि का क्या होता है, अभाव होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी जीवाणु कोशिका के अंदर जो मोस्टली दोहरे झिल्ली वाली कोशिकांग होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, यह एक रंगहीन और पारदर्शी कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य कैसा होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित द्रव होता है, ठीक है। आप देखेंगे ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा होता है, एक रंगहीन और पारदर्शी जो है द्रव भरा होता है, ठीक है। रंगहीन पारदर्शी द्रव भरा होता है और इस द्रव को हम क्या बोलते हैं, इस द्रव को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं इस द्रव को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको हम, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भी आप लिख सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो है पाए जाते हैं किसी भी जीवाणु की कोशिका के अंदर। तो जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है और फिर कोशिका झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है, रंगहीन पारदर्शी द्रव पूरा भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ठीक है। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर हमने आपको क्या कहा कि इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या दिखाई देता है, तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर इस प्रकार से 70 एस प्रकार के क्या दिखाई देते हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में 70 एस प्रकार के, कितने 70 एस प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं 70 एस प्रकार के। और राइबोसोम आपको पता है, राइबोसोम होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। किसी भी कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं वो कौन करते हैं, राइबोसोम करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो किसी भी कोशिका द्रव्य की संरचना के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, मीसोसोम पाया जाता है, ठीक है। मीसोसोम हमने आपको मीसोसोम पहले ही बता दिया। फिर इसके अलावा आपने देखा क्या पाए जाते हैं, इसके अलावा कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और लिपिड्स भी इसके अंदर जो है पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको यहां पे तैयार कर लेनी है, ठीक। तो कोशिका द्रव्य भी आपका हो गया। कोशिका द्रव्य में आपने देखा बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका यूकैरियोटिक जो कोशिकांग होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकांग के अंदर उनका अभाव होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये किसी भी जीवाणु कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कोशिका द्रव्य जो है यह एक रंगहीन पारदर्शी द्रव होता है जो कि कोशिका झिल्ली के अंदर, पूरे के पूरे कोशिका झिल्ली के अंदर जो एक द्रव भरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, कोएंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा 70 एस प्रकार का राइबोसोम और मीजोसोम जो है ये पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज भी आप लोगों ने देख ली, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियाइड या प्रारंभिक केंद्रक। अगर आप बात करते हैं जीवाणु कोशिका की संरचना की, तो जीवाणुओं की संरचना में आपको स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो जीवाणुओं में पूर्ण संगठित नाभिक का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। इनके नाभिक में केंद्रिका एवं नाभिक के चारों ओर नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इनके जो नाभिक होते हैं उनमें ना तो केंद्रिका दिखाई देती है और ना ही नाभिक के चारों तरफ जो एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रकीय झिल्ली, तो वो भी दिखाई नहीं देती है। यानी इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। तो जब स्पष्ट केंद्रक का अभाव है तो केंद्रक के चारों तरफ ना तो कोशिका झिल्ली दिखाई देगी और ना ही केंद्रक के अंदर जो है केंद्रिका दिखाई देगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक दिखाई देगा वो अस्पष्ट केंद्रक होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाइड या प्रारंभिक केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड भी एक प्रकार का गोलाकार जो है द्विसूत्री डीएनए होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड जो है किसी भी जीवाणुओं की कोशिका द्रव्य में एक द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य में एक द्विगुणित कोशिकांग पाया जाता है, ठीक है। द्विगुणित या आप कह सकते हैं दोहरी झिल्ली वाला, ठीक है। तो द्विसूत्री डीएनए जो है पाया जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम में यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी जीवाणु कोशिका की संरचना में आप देखेंगे कि इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड इस प्रकार से डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये होता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए कहां पाया जाता है, तो ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। जो जीवाणु कोशिका होती है उसके अंदर जो है एक द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है और इस द्विसूत्री डीएनए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। तो जीवाणु की कोशिकाओं में जो डबल हेलिक्स यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं
प्लाज्मिड भी हमारा हो गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कसाभिका की। किसकी बात करते हैं? कसाभिका यानी कि फ्लैजिला की। तो आप नॉर्मली देखे होंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं या जो जीवाणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो उनमें जो प्रचलन अंग होता है जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उन प्रचलन अंग को बोलते हैं कसाभिका यानी कि फ्लैजिला। तो आपको याद रखना है कि जीवाणुओं में जो प्रचलन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है कसाभिका के द्वारा। ठीक है, तो बहुत से चल जीवाणुओं में आप देखेंगे एक या एक से अधिक कसाभिका पाए जाते हैं जो कि प्रचलन की क्रिया में सहायता करते हैं। और ये कसाभिका जो है फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। जो फ्लैजिला होती है ये फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। किसी भी बैक्टीरिया की कोशिका में आप देखेंगे, ये बैक्टीरिया की संरचना में आप देख सकते हैं, ये जो संरचना होती है ये कहलाती है कसाभिका। क्या कहलाती है? ये संरचना कहलाती है कसाभिका या फ्लैजिला। ठीक है, ये संरचना होती है कसाभिका या फ्लैजिला। तो कसाभिका या फ्लैजिला के द्वारा कोई भी बैक्टीरिया जो है प्रचलन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? गति करता है। तो ये चीज भी आपको नोट कर लेना है कि किसी भी जीवाणु की संरचना में एक या एक से अधिक फ्लैजिला भी पाए जाते हैं जिसके कारण जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और बचा जिसको आपको नोट करना है, और आखिरी पॉइंट क्या है? पीली एवं फिब्री। तो आप पीली बोल सकते हैं या इसको आप फिम्बरी भी बोल सकते हैं। तो पीली या फिम्बरी क्या होती है? तो कुछ जीवाणुओं में आप देखेंगे कि जो जीवाणुओं की बाएं भित्ति होती है उस बाएं भित्ति पर आप देखेंगे रोम नुमा यानी पतली पतली धागे नुमा जो है संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम पीली बोलते हैं। ठीक है, और ये पीली जो है पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं और लंबे होते हैं, मोटे होते हैं और नलिकाकार संरचनाओं के बने होते हैं। तो आप किसी भी जीवाणु की कोशिका में देखेंगे कि पीली की जो संरचना होती है जो बाएं भित्ति होती है, ठीक है, किसी भी जीवाणु की जो बाएं भित्ति होती है, तो सबसे बाहरी भाग में यहाँ पे कैप्सूल के बाहरी भाग में इस प्रकार से पतली जो है रोम जैसी संरचनाएं होती है। इस प्रकार से पतली रोम जैसी संरचनाएं होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीली बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पतली पतली रोम जैसी संरचनाएं होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं पीली। ठीक है, तो ये कहलाती है पीली। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो रोम जैसी संरचनाएं होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पीले बोलते हैं। तो ये एक स्पष्ट जीवाणु कोशिका की संरचना, इसका आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो किसी भी जीवाणु की संरचना में हमने आपको बताया कई सारे भाग होते हैं। सबसे जो बाहरी वाला भाग होता है यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कोशिका में एक चारों तरफ एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि जीवाणुओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। फिर जीवाणु की जो कोशिका उसमें कोशिका भित्ति के अंदर एक लेयर होती है। तो ये कोशिका भित्ति के अंदर भी एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और इस कोशिका झिल्ली में क्या होता है? इस कोशिका झिल्ली में अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। और ये मीजोसोम जो है जीवाणुओं के अंदर श्वसन का कार्य करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर एक रंगहीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। तो आप देख सकते हैं पूरी जगह रंगहीन पारदर्शी द्रव भरा होता है और इस द्रव के अंदर 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसके अंदर एक द्विसूत्री डीएनए होता है जो कि प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक, तो ये रही पूरी की पूरी एक बैक्टीरियल सेल की संरचना यानी एक जीवाणु कोशिका की संरचना। तो उम्मीद करता हूं कि जीवाणु कोशिका की संरचना आपको समझ में आ गई होगी, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।